हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल कॉलेज स्टूडेंट्स होप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। सो अभी तक हमने अपने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं जो कि हमारी बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर चल रहे हैं, बहुत हमारी अच्छे से हमारी सीरीज चल रही है। अब हम मेरे साथ कनेक्ट हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज बिल्कुल सीधे सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हमने पढ़ना है 5th टॉपिक, राइट। आज हमारा 5th टॉपिक है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इससे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा? 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज। 4th चैप्टर में हमने पढ़ा सॉरी 3rd चैप्टर में हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। 4th चैप्टर में हमने पढ़ा लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में, जो कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हैं। ओके, और आज भी अब हम 5th चैप्टर हमारा कौन से किसके बारे में? फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट के बारे में है मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही ले लिया है कि फॉरेस्ट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन, ओके, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, फॉरेस्ट जब इरोजन था, डिफॉरेस्टेशन, हमने कहीं ना कहीं मेजर पहले ही पढ़ लिया है। अब और देखते हैं आगे इस चैप्टर में हमको क्या देखने को नहीं मिलता फॉरेस्ट के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह हम पहले स्ट्रक्चर पे देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ओके, ऑब्वियसली क्या चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बाद फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, सो इस टॉपिक को देखना है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। जो डिफॉरेस्टेशन मतलब जब हम फॉरेस्ट जो पेड़ों की कटाई करते हैं, राइट, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या क्या काजेज हैं और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ देखो, इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हर जब हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, लैंड के बारे में पढ़ा था, उसमें बताया था कि पर्टिकुलर जगह पे हर एक लोकेशन पे आज के टाइम पे जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हर जगह पे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, लेकिन हमको लैंड की कैपेसिटी के अनुसार, लैंड की जिसके हिसाब से लैंड है, लोकेशन के हिसाब से हर जगह पे उस तरह से कंस्ट्रक्शन या उस तरह की डेवलपमेंट करनी चाहिए। लेकिन आज की जगह पे हर जगह पे डैम बना रहे हैं, माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर राइट्स। ओके, इससे क्या होगा, क्योंकि जब जहाँ पर शहर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी एक ऐसी रह रही है जो कि मतलब कहीं ना कहीं शहर से दूर है, लेकिन वो अपने आप में ही खुश है, राइट। लेकिन अब बात क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के यहाँ के जो शहर हैं या फिर वो है, उनके पास ओबियसली यहाँ पर जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जगह कम होती है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर जो ट्राइबल एरिया, जो रूरल एरिया, वहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब वहाँ पर मूव कर रहे हैं तो उधर जो पहले पॉपुलेशन रह रही है, कहीं ना कहीं उनसे उन पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी कल्चर में इफेक्ट पड़ेगा। और जब यहाँ से गवर्नमेंट बिल्कुल नई पॉलिसी बनाएगी यहाँ पर, तो उनके जो कल्चर, उनके जो राइट्स हैं, उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ये 5.6 और 5.3 जैसे दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तो ऑब्वियसली समरी हो रही है। ओके, सो टाइम ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड अबाउट द लैंड एंड वाटर सोर्सेज। हमने पिछले चैप्टर में लैंड और वाटर सोर्सेज के बारे में पढ़ा, जैसे हम जानते हैं। इन द प्रेजेंट यूनिट वी शैल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। इसमें हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, मैंने आपको रिसोर्स का मतलब पहले बता दिया हुआ कि एक ऐसे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या एक ऐसा सोर्स या फिर एक ऐसा मटीरियल जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल होता है, जिससे हमारे डे टू डे लाइफ में कंफर्ट आता है, जो हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं एज अ रिसोर्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, कि फॉरेस्ट ह्यूमन के लिए कैसा एक रिसोर्स का काम करता है। ओके, you must read in the social science textbook about the early humans who have been basically invented in the forest. They used to clearing for they used to dry food, clothing, shelter, and the forest. Later on, human beings started on the settled life by clearing forest, but still highly dependent on the forest and symbiotic manner. After industrial revolution in 18th century, humans have been exploit forest in the ruthless manners without considering its negative impact on earth and its environment. अच्छा, हमने अब जब हम बात करते हैं 7th 8th की, तो जब हम वहाँ पर हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, राइट। तो उसमें हमने देखा कि जो ह्यूमन है, क्योंकि वो बस बेसिक होती है, तो उसमें बेसिक से बताया जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह से फॉरेस्ट से लेकर आज के टाइम के जो प्रेजेंट में बड़ी बड़ी सिटीज़ है, शहर हैं, वहाँ पर आके किस तरह से सेटल होता है, राइट। लेकिन जो ह्यूमन की जो स्टार्टिंग होती है वो बेसिकली यहीं फॉरेस्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ह्यूमंस जो सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, एक्चुअली नॉट बंदर, वो प्रजाति थी। ठीक है, जैसे उसमें उनको बोलते थे होमो सैपियंस बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? होमो सैपियंस। नहीं, होमो सैपियंस नहीं, उनको बोलते थे एक्चुअली यस होमो सैपियंस बोलते थे। उसके बाद होमो सैपियंस से वो होमो हेलेबस पे ट्रांसफर होते हैं, और उसके बाद एल्बर्टोस, और उसके बाद कुछ ऐसा होके सो ये 5-8 प्रजातियाँ, इस टाइम में थोड़ा सा नाम भूल चुका हूँ, सॉरी। उस तरह से कन्वर्ट होके ये फिर ह्यूमन के उसमें बनते हैं। लेकिन फर्स्ट सबसे पहले जैसे कि वो थे, तो जो फर्स्ट में जो हमारे पूर्वज जिनको बोलते थे बड़े बड़े, जब ह्यूमन की एवोल्यूशन होती है, राइट, सो वो क्या होते थे? 4 पैरों पर चलते थे, राइट। फिर उसके बाद इवोल्यूशन होने लगी, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मतलब उनकी हाइट बढ़ती रहेगी। ठीक है, वो ऐसे होने लगे। ओके, और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि जैसे हम बात करते बंदरों की, तो वो पेड़ों पर रहते थे, लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आ गया कि उन्होंने अपने 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया, राइट। फिर वो जो है अपने 2 पैरों पे ही चलना स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरह से जो है ह्यूमन की इवोल्यूशन हुई है। ओके,
फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। ओके चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं बोलता है। फॉरेस्ट आर अवर ट्रेजर्स विच प्रोवाइड अस वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज सच एज टिम्बर, फ्यूल, वुड, फाइबर, फ्रूट्स, हर्बल ड्रग, cosmetics and many types of raw material used by the industries. A great variety of mammals, birds which live in the forest survive as useful living resources. Forests play a great role in soil formation, water conservation, and regeneration of oxygen. Trees fix CO2 in their biomass and through transpiration, loss of moisture, and they moderate the climate. Can you imagine what will happen if forest does not exist in this world? As mentioned, above it performs certain functions which can be directly observed, but there are certain functions which cannot be directly observed, like purification of air and अच्छा यहाँ पर बताया गया कि फॉरेस्ट है वो एज अ रिसोर्स किस तरह से काम कर रहा है। ऑब्वियसली फॉरेस्ट जो हमारे ट्रेजर का काम करता है, ट्रेजर मतलब खजाना का काम कर रहा है, राइट। खजाने से कम नहीं है फॉरेस्ट हमारे लिए, क्यों? क्योंकि ये हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे हम जब जाते हैं कहीं खजाने में तो उसमें हीरे जवाहरात, मोती, सोना पड़ा होता है, राइट। तो वैसे ये भी हमारे लिए अब बताओ एक इंसान जो हीरे जवाहरात मोती उनका क्या करेगा अगर उसकी लाइफ ही नहीं बचेगी, ठीक है। सो फॉरेस्ट जो है लाइफ प्रोवाइड करने के लिए वो सारे सोर्सेज हमको प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे कि ऑब्वियसली फिर टिम्बर, लकड़ी, खाना मिलता है हमको, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं, हर्बल प्लांट्स मिलते हैं, आज के जो मेडिसिन मैक्सिमम वहीं से जो कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, ओके। ऑब्वियसली सबसे और इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री उसके लिए रॉ मटेरियल वहीं से मिलता है। बहुत सारी जो प्रजातियां हैं और जो बहुत सारे जो जानवर हैं वो भी उनकी जो लाइफ है वो ऑब्वियसली उस पर डिपेंड है, ओके। और जो इसके अलावा भी जो ह्यूमन बींग्स जब बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड है? ह्यूमन बींग डिपेंड है एयर पे, राइट। एयर मतलब ऑक्सीजन, राइट। सॉरी ह्यूमन बींग किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन पे, O2 पे, राइट। अब जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या छोड़ता है? CO2 छोड़ता है, ठीक है। वो CO2 को कन्वर्ट करके O2 बनाता है, ओके। सो यह इसमें भी फॉरेस्ट प्ले रोल करता है। सो यहाँ पर बताइए कि अगर आप क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हो अगर फॉरेस्ट नहीं हो तो कैसा होगा एक लाइफ, वो आपको पता हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो बेजान हो जाएगी, ऑब्वियसली हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा फॉरेस्ट के बिना, ओके। अच्छा, इससे पहले जो हमने अभी एक यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ा था ये वाला, सो आप इसको इस पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी जब फॉरेस्ट की बात आए तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जो कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा, ओके। ब्रॉडली ऑल अबव मेंशन functions performed by the forest can be categorized under the major headings economic, ecological and social. So ये देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि व्हाट इज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के 3 लेवल पे सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे इकोनॉमिक्स, इकोलॉजिकल और सोशल लेवल पे, ठीक है। देखते हैं आगे ये वैसे भी जो सब पॉइंट हमने पहले पढ़ लिए लेकिन वो वापस पढ़ लेते हैं हम, राइट। फॉरेस्ट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं। फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट अवेलेबल रिन्यूएबल रिसोर्स ऑन द प्लानट। और ऑब्वियसली फॉरेस्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट लेवल पे जो रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल क्यों? एक बार मतलब जैसे पेड़ हैं कट जाएंगे, ठीक है, मैन्योर बन जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जो बैक्टीरिया वगैरह उसको खत्म, डेड ऑर्गेनिक से खत्म होकर वापस बना ले एटमॉस्फेयर पे, फिर बना लेंगे, फिर कहीं ना कहीं जो उसके सीड्स हैं वो वापस आएंगे और फिर वापस उग जाएगा। सो ये पेड़ कटेंगे फिर उग जाएंगे, फिर कटेंगे फिर उग जाएंगे, ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जब आज के टाइम की अगर बात करें तो बड़ी ज़्यादा कंडीशन में ह्यूमन जो है उस पर इफेक्ट करता है, इसलिए कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन का मुद्दा भी उठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर रिन्यूएबल, इसका मतलब इसको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे काटना है, राइट। इट प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्वियसली विच इंक्लूड फूड फ्यूल। कितनी बार पढ़ेंगे यही कि मतलब हमको बहुत वैरायटी बहुत सारी चीज़ें देता है। फूड जैसे हो गया, उसके बाद लकड़ी हो गई, फ्यूल हो गया, वुड इज यूज फॉर मेकिंग ऑल्सो ऑब्वियसली फर्नीचर, मैचेस, फ्लो, ब्रिजेस एंड बोर्ड्स, ठीक है। जो लकड़ी किसके लिए यूज होती है? फर्नीचर के लिए, मैचेस के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, बोर्ड्स बनाने के लिए होती है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टेनिस, गम्स, स्पाइसेस, वैक्सेस। सो देखो यहाँ पर नॉर्मली इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। सो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स तो अपने इकोनॉमिक्स के रिलेटेड लिखना है। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, पैसे के बारे में कि अर्थ जो फॉरेस्ट है वो आपका पैसे कमाने में कैसा किस तरह से हेल्प करता है, जिस तरह से आपका ऑब्वियसली हम घर बनाएंगे तो घर के लिए लकड़ी चाहिए होगी, लकड़ी और लकड़ी को लाएंगे, मजदूर लेंगे और कहीं घर बनाएंगे तो उनको पैसा वो जनरेट होगा। ऑब्वियसली बोर्ड्स हैं, बोर्ड से क्या होता है? टूरिज्म आएगा वहाँ पर और जो लोग हैं वो बोर्ड्स यूज़ करेंगे और उससे वो वैसे पैसा कमाएंगे। उसका हनी हो गया, मस्क हो गया, और ये फ्लोरा एंड फाना वो कहाँ से मिलता है? वैसे फॉरेस्ट मिलता है। फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, ओके। ये और क्या मिलता है? और ठीक है, और जो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें ये क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देती है, ओके। सो यहाँ पर नॉर्मली, ओके। उसके बाद पढ़ते हैं अब इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। As mentioned above, forests perform certain functions like moderation of global climate, supporting natural ecological system and processes. Let us discuss in detail. Okay, डिटेल में डिस्कस करते हैं। इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं पैसा कमाने से क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आप देखिए ऑब्वियसली इन्वायरमेंट अर्थ की फॉरेस्ट की बात होती है तो अर्थ इन्वायरमेंट तो हो गई होगा, ओके। सो देखते हैं मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। सो इकोलॉजिकल जब हम बात करें, जैसे हमने फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस है तो उसको 3 में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और सोशल। सो इकोनॉमिक्स को तो हमने पढ़ लिया, अभी इकोलॉजिकल है वो भी आगे टाइप में है, वो है मॉडरेशन, और आगे देखते हैं, ओके। सब फर्स्ट मॉडरेशन टाइप जो है उसमें क्या है? फॉरेस्ट स्टेबलाइज ग्लोबल क्लाइमेट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर बाय
by influencing natural cycles such as hydrological and carbon cycles. You might have read about the that cycles when you were in schools. As you know, slightly as well as temporal patterns of rainfall are greatly influenced by the forest. How much of water is retained in the soils, how much of flows away, sometimes causing floods, also depends on the trees cover. Similarly, forest can also influence atmospheric carbon dioxide level. Tea biomass hold carbon dioxide in a fixed state. Therefore, forest act as major source of carbon, ability to absorb carbon dioxide from the atmosphere. In other words, carbon sinks in the natural and artificial reservoir that accumulate the store and carbon containing chemical compound for an indefinite period. When wood is burned, CO2 is released in the atmosphere. This has direct impact on the extent of greenhouse effect and global warming. In other words, more forest leads to great removal of atmospheric carbon dioxide during photosynthesis, resulting reduction of greenhouse gases in the atmosphere. अच्छा, यहाँ पर मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट में यहाँ पर ये बताया गया है कि जो किस तरह जो फॉरेस्ट है, जो किस तरह से जो फॉरेस्ट और जो जंगल है वो ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल लेवल का जो क्लाइमेट ठीक है, ऑब्वियसली वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क है, ठीक है। वेदर अभी ऑब्वियसली ज्योग्राफी के टर्म में वेदर का मतलब होता है आज के दिन का मौसम कैसा, ठीक है। जैसे सुबह बारिश हो रही है, शाम को बारिश खत्म हो गई है, ठीक है। जैसे सुबह के टाइम में 8-9 बजे के टाइम तक बारिश हो रही है, ठीक है। 2-3 बजे के टाइम तक क्या हो रहा है, धूप आ गई है, ओके। और शाम के टाइम पे फिर उससे वापस से बादल छा गए हैं, ठीक है। सो ये वेदर है भाई, स्टेबल नहीं है, एक दो अलग अलग टाइम पे मतलब बदल जाता है, राइट। सो वेदर का बात है, एक दिन को भी सोता है, 2 दिन का भी सोता है, 3 दिन का। जैसे पिछले हफ्ते भी बारिश हुई थी, अभी इस हफ्ते ठीक है बड़ी धूप पड़ गई है। अगले हफ्ते जैसे वो आकाशवाणी सुनते हैं तो मौसम का समाचार मिलता है कि अभी ये पिछले हफ्ते ऐसे हुआ था, तो इस हफ्ते ये होने की आशंका है। सो ये होता है वेदर। बट अगर इसी के मतलब क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म सदियों की। जैसे अगर बात करें तो अंटार्कटिका की, ठीक है। अंटार्कटिका का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट उधर का कोल्ड है। क्यों? क्योंकि उधर 365 डेज जो है वो सेंचुरी तक बर्फ रहती है ना। इसी का अगर बात करो जैसे कहीं तो दुबई का हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया का हो गया, वहाँ पर हमेशा धूप पड़ी रही, कहीं ना कहीं डेजर्ट है। तो यहाँ पर क्या, वहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट क्लाइमेट हो गया। क्यों? क्योंकि मतलब वहाँ पर जो लंबे सदियों तक जो है गर्मी पड़ती है, मतलब वहाँ पर बारिश का इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। मतलब वेदर और क्लाइमेट में इतना फर्क है कि वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म और क्लाइमेट इज़ लॉन्ग टर्म, ओके। सो यहाँ पर ये बताया गया कि जो फॉरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जो उसका जो ग्लोबल लेवल का जो क्लाइमेट है उसको होल्ड करने में, उसको इन्फ्लुएंस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल मेजर करता है। क्यों? क्योंकि जो वैसे फॉरेस्ट होंगे जितने फॉरेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की सन जो है, सन से अपनी लाइट आएगी, ऑब्वियसली जो सन है वो सन से लाइट आएगी। तो जो फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं वो CO2 को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाएंगे, ठीक है। और एनिमल्स जो प्राइमरी उन पर डिपेंड होंगे, ओके। और ये O2 रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और यस, जो कि ह्यूमन के लिए अच्छा। सो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट है वो ग्लोबल लेवल का क्लाइमेट है उसमें अपना रोल निभाते हैं, ओके। ना कि सिर्फ ग्लोबल लेवल। और क्या करते हैं ओबियसली जो ये है रेनफॉल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे मैंने आपको बताया CO2 को कन्वर्ट करके O2 में बनाते हैं, राइट। और अगर बात करें अगर जैसे कि जब कोई ब्रिक्स, जब फॉसिल फ्यूल कोई जलता है, जैसे अगर बात करें लकड़ी की, जब लकड़ी जल जाती है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो CO2 रिलीज़ करती है, ठीक है। जो कि एक बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल निभाती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। लेकिन उसमें भी अगर फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो CO2 को ऑब्जॉर्व करके O2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके। अगर ओबियसली ग्रीन हाउस ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन की लाइफ है वो थ्रेट में आ सकती है। इसीलिए जो है लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन को अडॉप्ट किया गया है। किसको रिड्यूस करने, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए लार्ज स्केल पे एफॉरेस्टेशन को अडॉप्ट किया गया। अब एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में क्या फ़र्क है? डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों को काटना और एफॉरेस्टेशन में पेड़ों को लगाना, राइट, ओके। सो इकोलॉजिकल की जो ये थी, फर्स्ट टाइप थी। सेकंड टाइप क्या है इकोलॉजिकल की? सेकंड टाइप है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट आर ग्रेटेस्ट रेस्पिरेटरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड दे प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ स्पीशीज एज पर यूनिट एरिया मच ग्रेटर इज इन अ फॉरेस्ट एरिया एंड एनी other terrestrial ecosystem. For example, the typical tropical rainforest covers less than 7% of Earth's land surface but accumulate more than 50% of all known species. About 62% of all known plants are found in this rainforest. That is why there has been growing campaign. अच्छा, यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बता के जो फॉरेस्ट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी है, मैंने आपको बताया प्रजातियाँ, ठीक है, उनकी भी प्रोटेक्शन करता है। अब यहाँ पर बता रहा है जो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लिया हुआ, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ, राइट। उसमें इन्होंने बताया कि जो पूरे ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कितना एरिया ले रहे हैं, वो 7% का एरिया ले रहे हैं, ठीक है। लेस देन 7% का एरिया। लेकिन इतने इसमें भी 50% के जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रजातियाँ हैं, जो प्लांट्स हैं, उस जो स्पीशीज़ हैं उनको मतलब वो स्पीशीज़ इतनी इस इलाके में पड़ती हैं, ठीक है, इस एरिया में पड़ती हैं, इस फॉरेस्ट में आती हैं। सो
ऑब्वियसली जो है कि बहुत अच्छी एग्जांपल है क्योंकि जिससे इससे पता चलता है जो फॉरेस्ट है ना केवल सिर्फ ह्यूमन के लिए जैसे एज अ सोर्स है बस बट आल्सो ना केवल सिर्फ इकोलॉजिकल सोर्स है बट आल्सो एज अ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी जो और सारी प्रजातियाँ हैं उसका भी प्रोटेक्शन करता है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि एज अ एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट है एज अ शेल्टर है ना, एज अ शेल्टर मतलब होम है कितने जंगल के जानवरों के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी प्रोटेक्शन ही करता है जंगल, जो सारी जो प्रजातियाँ वो जंगल में रहती हैं और उनका सर्वाइवल होता है। ओके ओके एंड लास्ट टाइप इज कौन है हमारी सोशियो कल्चर सिग्निफिकेंस। अच्छा लास्ट टाइप इकोलॉजिकल की नहीं है, ओबियसली थर्ड लेवल पे जैसे हमने ओबियसली क्या पढ़ा, जो फॉरेस्ट की इकोनॉमी जो फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस की क्या है, इकोनॉमिक्स लेवल पे है, इकोलॉजिकल लेवल पे है और सोशल लेवल पे। सो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ ली, इकोलॉजिकल भी हमने पढ़ ली और अब है सोशल लेवल पे। ओके सोशियो कल्चर सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, राइट। As mentioned in the introduction, forests have been part of our social and cultural ethos since the inception of civilization. We find signs of such cultural bonds even in today's modern and materialistic life. This is largely because forests have significant aesthetic and recreational and spiritual value. I'm sure till now you must realize the importance of forest as a resource. You might have read in the newspaper or might watch in the television about clearing of forest for urbanization, mining, industries, construction of dams, railways, roads, etc. Do you know rate of deforestation is so high in the world that it may started affecting in our life? So for in the following section में ओके सो यहाँ पर बताइए कि जो सोशल सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट का वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर बात करें आज के चाहे आज के इससे पहले की जो हमारा पास्ट है या फिर आज के टाइम का मॉडर्न या मटेरियलिस्टिक लाइफ है जो वो आज भी जो फॉरेस्ट के साथ उसका कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बना हुआ है, उसका भी आज के टाइम पे भी इस फॉरेस्ट के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है ह्यूमन और फॉरेस्ट का, राइट। सो क्योंकि हमारे जो आज की जो सिविलाइजेशन है वो कितनी सबसे ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं है तो डिपेंड, अब चाहे हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, राइट, लेकिन ऐसा हम जो इसमें हम फॉरेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। ओके सो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज हैं और क्या कॉन्सिक्वेंस। डिफॉरेस्टेशन रेफर टू द परमानेंट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट। देखो डेफिनेशन मिलती है हमको यहाँ से डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, परमानेंट रिमूवल मतलब पूरी तरह से खत्म करते हैं ना, ओके, इंडिजिनस फॉरेस्ट मतलब जो पहले से लगे हुए हैं ऑर्गेनिक जो बड़े बड़े जैसे पेड़ लगे हुए हैं, पहले के टाइम पे लगते थे पीपल के पेड़ लगते थे, ठीक है, और बरगद के पेड़ लगते थे लंबे, उनको मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, काट देना बड़ी बड़ी मशीनों से और वहाँ पर मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके टुडे इट हैज़ बीन रफली एस्टिमेटेड दैट द इंडिजिनस फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट 21%। देखो एक टाइम का ऐसा था कि मतलब पूरी जहाँ पे 100% जो इंडिजिनस था, इंडिजिनस मतलब नेचुरल तरीके से लगा हुआ था, ठीक है, जो पहले से लगा हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे मतलब सिर्फ 21% बचा है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है 79% जो है वो खत्म हो चुका है। 79% जो इंडिजिनस फॉरेस्ट खत्म हो चुका है, मतलब 79% पे ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन ने इंटरेक्ट किया, ह्यूमन ने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया, ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हो, ठीक है। 79% जो है वो ह्यूमन से अफेक्ट हो गया। ओके According to the World Resource Institute, deforestation is regarded as one of the world's most pressing land use problems. Another major concern is the rate at which deforestation is occurring. Currently 12 million hectares of forest are clearly annually. Almost all of deforestation occurs in the moist forest and open woodlands of the tropics. It has been predicted that if for deforestation continues at the rate, then all the moist tropical forest could be lost by the year 2050, except for isolated areas in the Amazon and Sahel basin, as well as few protected areas within the reserve and parks. ठीक है, सो यहाँ पर बता रहा है कि 250 तक जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है ना, फॉरेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, उसने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर इसी तरह से जो डिफॉरेस्टेशन जो कंटिन्यूस होती रही तो 2050 तक हमको सिर्फ जो नेशनल पार्क से हैं या फिर अमेजोन का जो है वहीं जंगल मिलेंगे, उसके अलावा हर जगह पे खत्म हो जाएंगे। ओके इन इंडिया forest cover 24.39% of total geographical area. However, it is estimated that the country needs 33% of its area under forest to meet the ecological and economic needs. अच्छा, so इंडिया में 24.39, ठीक है, 24.39% जो है वो एरिया, अगर इंडिया का जो इंडिया की लैंड बता रहे हैं, अगर इंडिया का एरिया जो है ओवरऑल, चल एक मिनट एग्जांपल के लिए समझना है, राइट। अभी एग्जांपल इंडिया की शेप इतनी नहीं है, राइट, ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर ये टोटल एरिया जो है वो 100% है, राइट, 100% है, ठीक है, ये पूरा इंडिया का एरिया है, लेट कर लो ये 100% है। इस एरिया में इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे जो फॉरेस्ट है उसकी कितनी परसेंटेज है, 24.39। बट इकोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस टाइम की प्रेजेंट टाइम की कितनी % होनी चाहिए जो कि हमारी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक नीड को पूरा करेगा फॉरेस्ट की, वो होनी चाहिए 33%। सो देख रहे हो गैप, मतलब 11% हम पीछे हैं अभी, मतलब 11% हमारे पीछे हैं, तो तब जाके हम लेवल पे आएंगे। सो क्या करो, आप सभी से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ओके, और कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के डेवलपमेंट में एक हाथ बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, अब काजेज पढ़ते हैं कि भाई क्या जरूरत पड़ गई है, क्या ऐसे रीजन से डिफॉरेस्टेशन करने के। ओके लेट अस डिस्कस सम ऑफ मेजर काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑल ओवर वर्ल्ड इन द जनरल एंड इन इंडियन।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे कि हमने बात की पिछले बार। 21 जनवरी को 21st ऑफ जैन इंडिया इज नंबर 1 इन पॉपुलेशन इन इंटायर वर्ल्ड। वाह वाह वाह, नंबर 1 आया भी तो किस में आया? पॉपुलेशन में आया जी। ओके, सो ये देखो सामने बन जाता है कि जो पॉपुलेशन है दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है वो भी एक रीज़न है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं इनको ओबियसली फॉरेस्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो फॉरेस्ट का एरिया वो काटेंगे, जंगल काटेंगे, घर बनाएंगे और रहेंगे। देखो increasing human population is one of the major causes of deforestation. It poses a major threat to the environment. Vast areas of forest land are cleared to reclaim land, expansion of farming, landing, mining, creating of new expansion and existing human settlements and development of infrastructure like roads and railways. So मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जो लगातार जो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली ह्यूमन को जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसी के साथ उसकी नीड भी बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर की बात करो, अच्छा मैं बात करो जरूर इतना ही शहर है, ठीक है, इसमें पॉपुलेशन बढ़ गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन। अच्छा यहाँ के लोग थोड़ा यहाँ पर जहाँ पर जंगल था यहाँ पर आ गया। अच्छा यहाँ पर आ गया तो उसका क्या मतलब है कि इतना ही एरिया हो गया? इतना ही एरिया नहीं हुआ भाई साहब। इससे क्या हो गया कि अब यहाँ पर इधर भी लोग रह रहे हैं, इनको भी फैसिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर रोड आना स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, रेलवेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके, और मार्केट बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो देखो इतना पहले छोटा इतना पर्टिकुलर एरिया था, चलो ये अगर यहाँ से भी इनका पेट नहीं भरा, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा इनके पॉपुलेशन, तो ये इतने इस एरिया में ट्रांसफर हो, इतने इस एरिया में। अब इतने इस एरिया में ट्रांसफर होने के लिए भी इनको, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी करनी थी, सो इनको इतना एरिया करना पड़ेगा, इनकी वजह से इतना एरिया हो गया। समझ रहे हो? देखो फिर ये देखो ना, क्योंकि ह्यूमन जो है अब इसका ये इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड कौन से काजेज है जो डिफॉरेस्टेशन के हैं? फॉरेस्ट फायर्स। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट मेजर काज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स अकर इधर नेचुरली और ह्यूमन में इंक्लूड सम ऑफ मेजर काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। अच्छा जो फॉरेस्ट की फायर ये भी बड़ा एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन के लिए, क्योंकि अब बात करें अगर गर्मियों की, तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पर गर्मी हो जाती है कि अगर एक चिंगारी पड़े तो पूरा हमारे सामने, जब हम बात करें यहाँ पर जब हिमालय जैसे हम जम्मू कश्मीर रहते हैं, सो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कभी जंगल में ऐसे लंबे आग लगी होती है, राइट। सो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल लगी होती है, क्योंकि जो धूप है जो गर्मी है इतने एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाती है कभी कभी। सो ये क्या रीज़न है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जैसे अगर बात करें पिकनिक जाते हैं, राइट, या फिर कोई स्मोकिंग केयर करते हैं या फिर जो फंड जंगल में जाते हैं, ओबियसली फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गर्मी की वजह से जंगल पहले भी इतना ही तप रहा होता है, या फिर उसके ऊपर से कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है वो एक लेवल पे एक ऐसी गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, कोई जली हुई चीज़ छोड़ के जंगल में, ठीक है, या फिर कुछ और ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे जंगल में आग लग जाती है। सो ऐसा हमको नहीं करना है, कोशिश करनी है ऐसा ना हो, ओके। तो जिसकी वजह से आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट फायर भी एक रीज़न बन जाती है इसके लिए, ओके। ये देखो मतलब कुछ हो रहा दिन में कुछ होता है ऐसे इन चीज़ों को देख के क्या कितना अच्छा यहाँ पर मतलब फॉरेस्ट होगा, इतने इस एरिया का इन्होंने काट के, इतने इस एरिया का जो इकोलॉजिकल इतना इस का इन्वायरमेंट को खत्म कर दिया। फिर हम बोलते हैं कि भाई जानवर हमारे घर आते हैं, सांप आते हैं, तेंदुए हमारे घर आते हैं, हाथी हमारे घरों में आते हैं। हाथी हमारे घरों में नहीं आते हैं, देखो हम अपने इन चीज़ों को लेकर उनके घर जाते हैं। अभी अगर हमने हमारे पुरानी प्रीवियस वीडियो देखी जिसमें हमने पढ़ा था पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन जो कि इस तरह से डोमिनेट हो चुका है इन्वायरमेंट पर, वो अपने वो इन्वायरमेंट को अपने अनुसार चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक बड़ी मोस्ट ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, कैसे बोलता प्लेटो एरिस्टोटल ने बोला था। बट ए सोशल एनिमल्स इसने बोलता कि ह्यूमन वन ऑफ द ऐसा एक ऐसा एनिमल है, एक सोशल एनिमल है, या फिर ह्यूमन एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है जिसकी वजह से वो पूरे ओवरऑल इंटायर पे अर्थ पे डोमिनेटिव है। अच्छा ये एक ह्यूमन की बात करो, एक या ठीक है एक ह्यूमन है, यहाँ पर एक डॉग है, एक एंट है, ठीक है। सो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है? सबसे ज़्यादा ह्यूमन की वैल्यू मानी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा अगर किसी का ह्यूमन का एक्सीडेंट हो गया है कहीं रास्ते पे और जिसके साथ अक्सर उसको पूरा केस लगा के कहीं ना कहीं उसको फांसी दिलवा दिया, मर्डर के केस में पूरे जेल में रहता है। अलग इसी कंपेरिजन में अगर किसी कुत्ते को अगर किसी रास्ते में मार दिया, कोई पूछता नहीं, वहाँ पर पड़ा हुआ है, राइट, कोई ये नहीं है। अगर कोई किसी का पालतू भी हुआ होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दे देंगे, 1000 10,000, राइट। अगर किसी का जो हमारे पैरों के नीचे चींटियाँ मरती हैं उनका तो कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। तो क्या मतलब एक क्योंकि ह्यूमन जो है डोमिनेट पहुँच गया, ह्यूमन डोमिनेटिंग लेवल पर पहुँच गया। क्या एक कुत्ते की जो डॉग है उसकी लाइफ की कीमत नहीं है? क्या एक एंट है उसकी लाइफ की कीमत नहीं है जितनी इसके लिए है, राइट? क्यों उसकी लैंड की कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि जो ह्यूमन है वो डोमिनेट लेवल पर पहुंचेगा, उसके आगे किसी की नहीं चल पा रही है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो इनकी लाइफ की इंपॉर्टेंस है, इनकी भी लाइफ की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंस है। सो ये बात समझने की जरूरत है हमको, ओके। Dry humus and organic matter forming a thick cover of our forest floor provide ideal condition for the ground and carelessly surface fires, throwing, burning cigarettes, stubborns and trail foliage can be light as a fire। वैसे मैंने आपको बताया कि केयरलेसली जब हम सिगरेट वगैरह या फिर आग लगी हुई छोड़ देते हैं जंगल में, तो जिसकी वजह से फायर पकड़ लेती है। उससे ये जो फायर की हमने जो ऊपर पढ़ा था उसका टाइप से नीचे बता रहा है, ओके। Conflict takes place in the densely populated forest where tree tops may caught fire by the heat of produced by constant rubbing against each other.
Fire destroy fully grown trees, result in killing and scorching of the seeds, humans, ground flora and fauna and wildlife। अच्छा, जो फॉरेस्ट में फायर लगी उसकी वजह से ना सिर्फ जो है पेड़ है सिर्फ वही नहीं जलते हैं, उसमें जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, जो जो छोटे छोटे लेवल पे जो ऑर्गेनिक एनिमल्स रहते हैं, डिकम्पोजर्स रहते हैं, जो छोटे छोटे जो पशु रहते हैं जो यहाँ पर अपनी लाइफ नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो प्लांट्स हैं वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट के हर दिन के रोज़ के मर्रा के जो डे टू डे प्रोसेस होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, वो पूरा डेड हो जाते हैं। ओके, सो दो टाइप्स पढ़ लिए अभी तक हमने, क्योंकि फर्स्ट है ह्यूमन मेड और सेकंड है फायर। अच्छा, ह्यूमन पॉपुलेशन और सेकंड है फायर। अब थर्ड कौन सी है? थर्ड है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन में ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स का भी बहुत रोल मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से जो पराली जलाते हैं, पराली नहीं सॉरी पराली जलाना भी एक ग्लोबल वार्मिंग का था, लेकिन किस तरह से ग्रेजिंग मैंने आपको बताया कि जो पास्चर हैं, जब बड़े बड़े जो चरगाहें हैं, ठीक है, जब जो उनके साथ ऑब्वियसली जब ह्यूमन जो एनिमल्स है ऑब्वियसली उन पर उनका कंट्रोल नहीं है। जब कोई एनिमल जो है कोई एनिमल फीड कर रहा है अगर किसी फॉरेस्ट एरिया को घास को, तो जो उसका जो मालिक उसी को उस जगह की उनकी इतनी टेक केयर करनी चाहिए। ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ओवर ग्रेज ना करे। ओवर ग्रेज से क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली घास लगा हुआ है, राइट, यहाँ पर घास लगा हुआ, अभी कोई जानवर आके इसको पूरे को खा लेता है, तो इसके क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे जो बारिश आएगी तो जो मिट्टी है यहाँ से इरोड हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉइल इरोड होगी, सेकंड है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो भी बह गए, थर्ड लेवल क्या हो जाएगी, जब बारिश आएगी फ्लड आएगी मिट्टी बह जाएगी, और फोर्थ लेवल पे क्या हो जाएगा कि लैंडस्लाइड आने के चांसेस है। क्योंकि जब लैंडस्लाइड कैसे होती है, मिट्टी सारी नीचे आकर रोड के नीचे आ जाती है, और बस क्योंकि मिट्टी को पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। अगर इस जगह इधर घास वगैरह होता था या फॉरेस्ट प्लांट्स वगैरह होते थे तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, राइट। सो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी एक रीजन बनता है डिफॉरेस्टेशन में। ओके, उसके बाद पेस्ट अटैक डिस्ट्रॉय ट्रीज बाय ईटिंग एंड लीव्स। आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक वो भी रीज़न है, क्योंकि पेड़ बड़े से बड़े उनके वो भी ऐसे आपने इतनी तादाद हो जाती है कि वो भी तबाह कर देते हैं। ओके, सो ये थे फॉरेस्ट के कॉजेज़ की, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, सब पढ़ते हैं उनको। फॉरेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू क्लाइमेट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वाइल्ड एनिमल्स, क्रॉप्स एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ट्री यूजिंग एनिमल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर। ओके, ऑब्वियसली हैबिटेट है जो जंगल के जानवर उनका घर तो वहाँ हो रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से। और क्या होती है, इंक्रीज सॉइल इरोजन ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ वेजिटेशन कवर। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि अगर बड़े बड़े पेड़ घास जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा या चर जाएगा या फिर आग लगने की वजह से खत्म हो जाएगा। सो उससे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगी, क्योंकि जो है ऊपर जो मिट्टी के ऊपर जो मिट्टी है यहाँ पर, ठीक है, तो मिट्टी के ऊपर जो घास वगैरह यहाँ पे पेड़ नहीं लगे हुए, तो पेड़ की जड़ें पहले मिट्टी को पकड़ रखती हैं। अब पेड़ ही नहीं है, पेड़ खत्म हो गए हैं, तो इससे क्या होती है, एरोड हो जाती है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाती है, और जिससे कि जहाँ पर जो कहीं और प्लांट जो अच्छी तरीके से नहीं ग्रो कर पाएगा, सो प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा तो प्लांट नहीं लगेगा, और प्लांट नहीं लगेगा तो एनिमल्स क्या खाएंगे, और ये देखो यहीं से एक और इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद हमको मिलता है रिडक्शन इन ऑक्सीजन लिबरेशन बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो CO2 जो है, हम जो ह्यूमंस है वो सिर्फ CO2 ही छोड़ जाएंगे, क्योंकि जो CO2 है वो O2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो प्लांट्स जो हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो प्लांट्स है वो कट चुके हैं। सो जब CO2 है वो O2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, सो O2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, जो एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो किस तरह से सांस ले पाएंगे, ठीक है। इंक्रीज इन पॉल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड एंड ड्यू टू रिडक्शन इन द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय द प्लांट्स। क्योंकि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन है वो प्लांट्स की वजह से नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है, CO2 फिक्सेशन का मतलब CO2 को O2 में कन्वर्ट करना, ठीक है। वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो प्लांट है वो कट चुके हैं, मैक्सिमम लेवल पे प्लांट्स नहीं बचे, तो क्या होगा, और उससे क्या होगा, उससे पॉल्यूशन फैलता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली। ओके, उस और क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उस डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जंगल जल जाएंगे, पेड़ नहीं होंगे तो क्या हमको रॉ मटेरियल मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या हमको फ्रूट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या हमको मेडिसिन मिलेंगी, नहीं मिलेगी। क्या हमको कॉस्मेटिक्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या हमको रॉ मटेरियल मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या हमको पेपर मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या हमको शेल्टर मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या हमको और के बाद वुड मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखो मतलब इन जो ये सारी चीज़ें जो हमको पहले फॉरेस्ट, जो हमारे लिए फॉरेस्ट एक ट्रेजर था, जो हमको बहुत फ्री लेवल पे, जो लार्ज लेवल पे देर था, अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगल कटेंगे, तो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा हमको। ओके, सो इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, लॉस ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रोवेल डाइवर्सिटी। सो जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स हैं जो जंगलों में, ठीक है, माइक्रोवेल डाइवर्सिटी है वो भी खत्म होती जाएगी। ओके, डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से। अच्छा, और बात और है स्कैर्सिटी ऑफ फ्यूल वुड एंड डिटोरेशन इन द इकोनॉमिक क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल रिजाइडिंग नियर फॉरेस्ट। ओके, lowering of water table due to the more runoff and resultant increase use of underground water। वैसे मैंने आपको बताया कि जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लैंडस्लाइड, क्योंकि फ्लड वगैरह आते रहेंगे। ओके, उससे क्या होगा, उसको जो या फिर जो फॉरेस्ट नहीं होंगे, जंगली नहीं होंगे, तो बारिश भी नहीं होगी। क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो भी ऐसे आपको पता है कि एक बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बारिश कराने में। तो बारिश नहीं होगी तो उससे क्या होगा, जो ग्राउंड पे वाटर टेबल है, मैंने आपको बताया कि जब बारिश होती है, सो कहीं भी नदी होती है, तो उसके वजह से उसका जो पास वाला इलाका होता है, जो एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो नदी के नीचे से पानी है वहाँ पर कहीं कहीं जगहों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस वाटर टेबल की उसके ऊपर वाली जो ज़मीन है वो बहुत
बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि नीचे पानी है। लेकिन उससे वजह से क्या हो जाएगा, अगर बारिश पे पेड़ ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो जो यहाँ का जो वाटर टेबल है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वाटर टेबल भी नहीं इतना ज़्यादा रहेगा। Rise in the carbon dioxide level in the air due to burning of vegetation has caused global warming, resulting in the melting of ice caps and glacier and consequent flooding of the air। देखो क्या होगा, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, CO2 को O2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और O2 में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो CO2 को आपका सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग करेगा। ग्लोबल वार्मिंग में क्या करेगा, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनको पिघला देगा तो क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा, और फ्लड हो जाएगा तो इंसान डूब जाएंगे। ओके, सो अपने लिए ही इंसान जो डिफॉरेस्टेशन करके अपने लिए ही स्यापा कर रहे हैं। ओके, सो देखो ये अपने पूरे 9 रीजन पढ़े हैं। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से 1 मिनट में याद हो गए होंगे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट। ओके, कि अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया तो उसके बाद क्या क्या होगा। सो ये हैं कुछ MCQs, आई होप कि आप सब कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम्स बिल्डिंग इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। जो माइनिंग्स हैं या फिर डैम्स उनकी बिल्डिंग उनके क्या इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं क्या। ओके, टिम्बर एक्सट्रैक्शन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स आर इनवेरिएबल पार्ट्स ऑफ नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन एरियाज वेयर देयर इज रिच मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम रिफाइनरीज एटसेट्रा आर आल्सो लोकेटेड इन दीज एरियाज आउट ऑफ टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। ऑलमोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रीडोमिनेटली ट्राइबल डोमिनेट। ओके, अच्छा, सो जो ऑब्वियसली जो हम बात करें अगर इंडस्ट्रीज़ में, हम अगर ट्रेड के बारे में पढ़ें, इकोनॉमिक के बारे में, तो जो इंडस्ट्रीज़ है, जो इकोनॉमिक सेक्टर है किसी भी देश का, वो वन ऑफ द जिसको बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, तो बैकबोन होती है किसी भी कंट्री का, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी कंट्री की अच्छी रहेगी तो वहाँ के वर्कर्स को काम मिलेगा तो वो ऑब्वियसली काम करेंगे और उससे इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होगी तो ऑब्वियसली जो एक कंट्री की जो पॉवर्टी है वो खत्म होगी, और इससे जिसकी वजह से जो देश डेवलपिंग से डेवलप्ड बन सकता है। ओके, सो अगर बात करें किसी भी कंट्री के, तो उसके जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होंगी वो कहाँ पर लगी होंगी, वैसे फॉरेस्ट के वो उस जगह पर लगी होंगी जहाँ पर जो मिनरल्स होंगे। ओके, मिनरल्स वो इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, जो हम कंट्री से जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर बात करें आयरन और स्टील कंट्रीज निकालते रहेंगे। ओके, जिससे कि वन ऑफ द मोस्ट टॉप डिस्ट्रिक्ट है जो ऑलमोस्ट जो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है कंट्री की वो अफेक्ट है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो वहाँ वो फॉरेस्ट लेवल पे जब बनाई जाएंगे, वहाँ फॉरेस्ट लेवल से जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, तो वहाँ का जो ट्राइबल एक्टिविटीज़ हैं वो जो ट्राइबल लेवल वो डोमिनेट होगा। ओके, क्योंकि हमने ओवरऑल पढ़ा कि जो ओवरऑल हर की इंडस्ट्री और फॉरेस्ट पे डिपेंड होगी, क्योंकि सारा इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल तो फॉरेस्ट आता है। अच्छा, द एवरेज फॉरेस्ट कवर इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स इज 28%, मच मोर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 20%। सेंटर ऑफ सोशियो इन्वायरमेंट है। फॉरेस्ट आल्सो कवर द steep embankment of river valleys, which is ideally suited to the develop hydel of irrigation project. Thus, there is a constant conflict of interest between conservation and development. अच्छा, सो इवन कि मेरा भी अपना ये पर्सपेक्टिव है कि मुझे लगता है कि अच्छा, आप बताइए कमेंट में कि क्या किसी भी एरिया के कंजर्व करना ज़रूरी है या डेवलप करना ज़रूरी है। एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा पर्टिकुलर इलाका है जहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल अभी तक भी रोड भी नहीं गई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं गई हुई है, राइट, लेकिन पूरी तरह से नेचुरल है, वहाँ पर बहुत जंगल है, पेड़ है। ओके, तो जंगल उनको जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो वाला सब कुछ मिल रहा है उस एरिया को। अच्छा, नॉर्मल लेवल के अब इसमें आपकी अपनी सोचा, आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या उस एरिया को प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करना रखना ठीक है कि जो उसकी जिससे पहली कंडीशन है वैसे ही ठीक है, या उसको डेवलप करना, उसमें आके रोड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन्स वगैरह, पॉपुलेशन बढ़ाने, यहाँ की जो फॉरेस्ट है उसको काट छाट के यहाँ पर माइंस कहते हैं मॉल्स वगैरह बनाने, इंडस्ट्रीज बनाना, वो ठीक रहेगा। ओके, सो यहाँ पर ज़रा जो हमने पढ़ा जो इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं जंगल के पास लोकेट होती है, जहाँ पर उनको आयरन्स और मिनरल्स मिलते हैं। ओके, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो वैसे ट्राइबल एरिया डोमिनेट होते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वो ये सारा फॉरेस्ट यहाँ पर जो ये मिनरल्स मतलब अवेलेबल होते हैं वो, ठीक है। एवरेज फॉरेस्ट कवर कितना है, मतलब है इस सारे डिस्ट्रिक्ट का, वो कितना है 28%। जबकि अगर बात करें सेंट्रल लेवल की तो डिस्ट्रिक्ट्स में 28%, जबकि बात करें सेंट्रल लेवल की तो सेंटर में कितना है 20.9%। ओके, अच्छा, सो ये यहाँ पर ऐसे नॉर्मली BA जैसे हम इग्नोर पढ़ रहे हैं वहाँ पर BA जी रहे हैं ये, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का टॉपिक पड़ जाता है, जैसे UPSC CSC टाइप का भी वहाँ पर पूछ सकते हैं कि फॉरेस्ट की उसमें से जो ट्राइबल लाइफ के क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है, उनके राइट्स उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, देखते हैं effect on tribal population and their rights. Poverty amidst planetary nature is bountiful, but tribals are poor. This statement explains the condition of majority of tribal population in our country. नेचर है वो तो ब्यूटीफुल है, बट जो ट्राइबल्स हैं जो वहाँ पर रहने वाले हैं वो लोग गरीब हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन की जो कंडीशन है वो हालत बताती है, ठीक है, किस तरह से जो रह रहे हैं। ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ द कंट्रीज हैव रिच फॉरेस्ट कवर मिनरल्स बेयरिंग एरियाज एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वाटरशेड ऑफ की रिवर्स। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ट्राइबल पीपल एंड प्लेज एन वाइटल रोल इन द लाइफ एंड इकोनॉमी ऑफ ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब ओबियसली मानते हैं कि जो ओवरऑल कंट्री है उस पर जो है सेंटर का हक है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ पर जहाँ पर जो पहले से लोग रह रहे हैं, जहाँ पर जो ट्राइबल्स एरिया, ट्राइबल एरिया क्या होता है, ट्राइबल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि मतलब कहीं ना कहीं जो कंट्री की जो मेन सिटी मेन सेंटर के बागडोर से दूर एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर
इतनी ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़, ट्रेन, बस, गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर कुछ नहीं होती। वहाँ पर जो सारा इलाका होता है वो नेचर पे डिपेंड होता है, जहाँ पर पहाड़ वगैरह होता है। जब जम्मू जैसे बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में भी कुछ जैसे अगर प्रॉपर जम्मू की बात करो तो जम्मू एक बड़ा ज़्यादा शहर बन चुका है, श्रीनगर शहर है। लेकिन अगर बात करो जैसे किश्तवाड़ की पार्डर की, ठीक है, तो जो वो एक ट्राइबल एरिया में जहाँ पर पहाड़ों वाला इलाका है, जो पार्डर में अगर आप बात करो जो किश्तवाड़ पार्डर एक डिस्ट्रिक्ट है जब जम्मू कश्मीर में, तो उसमें आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं, ठीक है, कैसे गाँव में जहाँ पर बेसिक नीड्स भी नहीं पहुँची है, ठीक है। सो वो जो है ट्राइबल इलाके की कहीं ना कहीं बात करते हैं। ओके, उससे भी आगे आगे और भी लोग हैं यहाँ पर। श्रीनगर साइड के जाओ तो अगर आप कश्मीर की साइड जाओ, ओके, हिमाचल की तरफ आओ, अगर आप उत्तराखंड में आओ, तो ऐसे एक जगह पर जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, राइट, जहाँ पर ज़्यादा फेसिव। अब वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कंट्री आके जो वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट आके यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, यहाँ पर मेन फैक्ट्रीज बनाएगी, फॉरेस्ट बनाएगी, मॉल्स बनाएगी, डेवलपमेंट करने की। उससे क्या होगा, जो वहाँ पर जो पहले वाले लोग रह रहे हैं उनके इकोनॉमिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो इकोनॉमिक जो लोग पहले से रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ अच्छा उनका बॉन्ड बन चुका है, वो नेचर पे डिपेंड है। बट यहाँ के अगर ओबियसली दूसरी पॉपुलेशन आके वहाँ पर रहेगी और वहाँ पर जो दूसरा के वो उनके जो इन्वायरमेंट है उनको उनके साथ इंटरेक्ट करेगी और उससे उनके लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। ओके, as mentioned in the previous section, due to the development of activities like construction of dams, mining, establishment of mineral-based industries that aligned tribal from their own land. This alienation deprived them from their livelihood. Most of them were dependent upon the natural resources based on the internal informal. Their natural resources based on the informal economy is most dependent on the agriculture. Both settled and Chham on the other non-timber forest product and TEP such as medicine, herbs, flowers and leaves, fruit. They also get small timber and firewood. अब जो लोग जंगल के लोग होते हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो मसाले होते हैं या फिर जो ऐसे नेचुरल मेडिसिन होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं और मतलब शहरों में के बेचते हैं, जो कि उनके एक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक में। लेकिन अगर बात करें वो ये, तो जब वहाँ से सेंटर जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाएंगे, फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उनके जो सोर्सेज जो उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है उन पर इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगी। ओके, जो उनकी जो ओनरशिप है जो लैंड की ओब्वियसली वो ले लेगी सरकार के उसके हिसाब से, ठीक है। सो जो कि उनके लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा, किन के लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा, ट्राइबल्स की लाइफ को इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, hence development is bound to affect their agriculture and forest land is primary source of their livelihood. The development process pushes them from the informal to formal economy that is new to them. Without any preparation, they had depended on agriculture land and forest, both of which they lost to project when they receive compensation in its moderate. With most communities living in an informal economy or as mentioned above, the most cases of common property resources are not compensated. Therefore, there was a need of address these problems. Government of India passed an act in Parliament titled the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers, ओके, एक्ट 2006 टू एड्रेस इन। अच्छा, इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगी वहाँ से वहाँ के जो इलाके जो वहाँ, अच्छा वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर क्या होगा कि कंपनसेशन मिल जाएगी। अच्छा, वो अगर एक पर्टिकुलर इलाका जहाँ कर अभी तक बिजली नहीं पड़ी, रोड नहीं पहुँची है, वहाँ के लोग जो ओबियसली नेचर के साथ इंटरेक्ट पूरी तरह से नेचुरल लेवल पर डिपेंड है, वहाँ पर खेती बाड़ी करके रह रहे हैं, उनको अगर पूरी तरह दिल्ली जैसे शहरों में लाया जाए, जाओ जी आप नौकरी करना जाओ, ऑफिस में इंजीनियरिंग करो, सिविल इंजीनियरिंग करो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करो, उनसे उनको क्या पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में, राइट। जो चीज़ जो वो लोग वहाँ पर पहले नेचुरल तरीके से ला रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से रहे हैं, उनको अगर फॉर्मली तरीके से मतलब एक ही दिन में ऐसे ट्रांसफर नहीं किया जाए, अगर उनको ऐसे वहाँ से निकाल के मतलब बाहर लाया जाएगा, तो उनको उससे क्या होगा, उससे उनके जो लाइफ स्टाइल उनसे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो अब ऐसा भी नहीं है कि उनको टोटली ट्राइबली रहने दिया जाए लेकिन लाइफ टाइम के लिए। सही एजुकेशन स्तर पे धीरे करके डेवलपमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे स्कूल खुलनी चाहिए वगैरह, और लाइट बेसिक नेसेसिटी पूरी करो। लाइट का अगर रोड आएगी ओबियसली हर एक चीज़ बढ़ रही है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगा दोगे तो उनकी जो लाइवलीहुड उस पर इफेक्ट पड़ेगा ओबियसली। ओके, इसलिए जो पार्लियामेंट ने इंडिया पार्लियामेंट में इस पर एक्ट भी निकालता 2006 में, कौन सा निकालता था, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्राइबल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट। ओके, सो ये है वो एक्ट। हाँ, अगर आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो पढ़ ले। अच्छा, और ये है शॉर्ट सामने जो क्वेश्चन पढ़े, आई होप कि आपको इनको सॉल्व कर ले होंगे। अच्छा, अब ये देखो एक और इंपॉर्टेंट आ गया, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि अगर जिस तरह से कौन से क्या है, डिफॉरेस्टेशन के काजेज क्या है, उसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, उनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं और किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। As a result of increased exploitation of forest for the timber, firewood, and other forest products, without putting an adequate effort to regulate them, the forests are known to be fast disappearing. This has caused an environment imbalance. For example, most of rainwater is lost of runoff, which flow over the mountain slopes, often causing floods, extensive washing away of topsoil, resulting in the low fertility and reduce the crops. अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से जो कि हम ओबियसली फायरवुड जो टिम्बर है उसको जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो कंटिन्यूसली जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ है वहाँ पर बर्फ़ टिक नहीं पा रही है, और जो उससे क्या हो रहा है कि जब वो ऊपर से जो बर्फ़ आती है, जब वो पानी में कन्वर्ट होकर मतलब जब फॉरेस्ट के इलाकों में पहुँचती है, तो वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है मिट्टी जो पीछे से पानी है वहाँ नहीं रुक पाता, क्योंकि अगर वहाँ पर रुक पाता तो जंगल
कैसे रोकता है, अगर वहाँ पर जंगल होते हैं तो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, तो उसको रोक देते हैं, क्योंकि अब ओबियसली जो मिट्टी है जिनकी जड़ें हैं उसको पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, अगर ग्रास नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो उस पानी को नहीं रोक सकते, तो वो पानी रन ऑफ होकर फ्लड में कन्वर्ट होकर आ जाता है। ओके, जिससे क्या होगा, जिससे उधर क्या होगा, जो वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ के जो टॉप लेयर है सॉइल जो जंगल के, उससे वो उस पानी के साथ वो भी नीचे आ जाएगी, उसके न्यूट्रिएंट भी नीचे आ जाएंगे, और वहाँ की सॉइल इरोजन हो जाएगी। अब सॉइल इरोजन होगी तो इसका मतलब वहाँ पर आगे जाके फर्टिलाइजर जो वहाँ की जो सॉइल बचेगी नीचे वाली थोड़ी सी, सो वहाँ पर जो सॉइल उसकी जो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, और फर्टिलिटी खत्म हो गई तो उसके बाद वहाँ पर आगे वाले जो पेड़ हैं उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। A strong forest policy has been adopted by our Indian government to protect forest and plant trees. Some of conservation measures practiced in India and other parts of world as follows. अच्छा, उसके बाद उसको ये सब कुछ करने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा कुछ पॉलिसीज़ है वो अडॉप्ट की गई हैं। ओके, कौन कौन सी? इंक्रीज इन एरिया फॉरेस्ट प्लांटेशन। ओके, फॉरेस्ट एरिया का प्लांटेशन है, जो ऑब्वियसली पेड़ लगाओ, वो ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए उसको, ये वाली पॉलिसी। ओके, ट्री प्लांटेशन कैन बी रेज्ड इन वैकेंट एंड अनयूजुअल लैंड्स एंड वेस्ट डिजनरेटेड माइग्रेट लैंड्स स्पेशली ऑन रोड साइड अलॉन्ग रेलवे। अगर आज के टाइम में आप देखो तो जहाँ पर मेन हाईवेज हैं, तो उनके बीच में जब दो हाईवे ऐसे लेन है, तो यहाँ पर बीच वाला इलाका है, तो यहाँ से वापस फिर रोड आती है। ठीक है, सो यहाँ से जाते हैं, अगर जाते हो यहाँ से आते हैं, सो जो बीच वाला इलाका है ये वाला, तो यहाँ पर आप देखते हो कि बड़ी जगहों पे फूल देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर गवर्नमेंट बताया कि जो भी जहाँ पर है, जो जहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है, सो वहाँ पर पेड़ लगाया जाए। ओके, जो कि मतलब जो जगह पे यूज़ में नहीं हो रही है। ओके, सो रोड के साइड पे, जहाँ पे रेलवेज़ पे, या फिर और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जहाँ पर हो रही है। ओके, सो वहाँ पर हम लोग क्या करना, पेड़ लगाने हैं, जिससे क्या होगा, जिससे कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट है उस पर जो वैसे सारा CO2 का प्रेशर वो कम हो जाएगा। Developing alternative source and promoting the substitute. It has become necessary to find alternative fuels as well as raw material to manufacture paper, sport goods, packing cases, furniture, and BK and beams used in buildings. Research is going on to develop alternative sources. In some cases, plastic and compressive material have been successful in replacing the use of timber. अच्छा, यहाँ पर अब हमको पता कि जैसे फॉरेस्ट ओबियसली घर बनाने में यूज़ होते हैं, फर्नीचर के लिए यूज़ होते हैं। आप गवर्नमेंट क्या करें कि जो उनके अल्टरनेटिव्स, मतलब उनके सब्सटीट्यूट कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट है उसकी, फॉरेस्ट जो टिम्बर है वो ठीक है, उसका जो यूज़ है उसको कम कर दे, मतलब उसका अल्टरनेटिव फॉरेस्ट की जो उसकी जगह पे हमको चोरी कर दे। इसके लिए है जो प्लास्टिक है, उसने अपनी कहीं ना कहीं अभी तक कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसको बनाने में। ओके, प्लास्टिक का मटेरियल से कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि मतलब फॉरेस्ट जो वुड है, ठीक है, जंगल से लकड़ी मिलती है, उसकी 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 जो कमी है उसको पूरा कर दे। राइट, ऐसे मुझे अच्छा नॉर्मली समझते हैं। फॉरेस्ट जिस तरह से बार बार कट रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका मतलब फॉरेस्ट कटेंगे, इसका मतलब क्या है, जंगल की लकड़ी की कमी हो जाएगी। लकड़ी की कमी होगी तो उसका मतलब क्या है, घर बनने में प्रॉब्लम होगी, या फिर और जो बेसिक फैसिलिटी फर्नीचर की प्रॉब्लम होगी। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ ऐसा बनाओ जो कि टिम्बर का काम करे, ठीक है, टिम्बर का काम करे इन चीज़ों को बनवाने में। सो आज के टाइम में हमको देख रहे हैं कि प्लास्टिक उसमें अभी तक डेवलपमेंट चल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक वो सक्सेसफुल हो गया हुआ अभी, उसमें भी मतलब प्लास्टिक पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ भी चल रहा है आज के, इसलिए हम देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो प्लास्टिक की हो गई हुई हैं। ओके, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट। ठीक है, किसी एक चीज़ की तरह जो एक पर्टिकुलर चीज़ का काम निभा रहा है। ओके, अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात करो, जैसे अगर आप बात करो पेप्सी और कोका कोला, तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कोका कोला। अगर आप पेप्सी नहीं पियोगे तो कोका कोला पी सकते हो। सो इसका सब्स्टिट्यूट है, इसका अल्टरनेटिव है। ओके, अल्टरनेटिव से क्या होगा कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को बचाने में मदद होगी, क्योंकि फॉरेस्ट की रिसोर्स है वो कम यूज़ होगी, लकड़ी कम यूज़ होगी, तो कंजर्वेशन हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट परमानेंटली रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। द मोस्ट सीरियस इम्पोर्टेंट ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट द लैक ऑफ डेडिकेटेड फॉरेस्ट फॉर स्पेसिफिकली सेट फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। इफ द फॉरेस्ट डज नॉट हैव डायरेक्टली लॉन्ग टर्म टेन्योर ऑफ टिम्बर प्रोडक्शन, देन देयर इज नो इंसेंटिव टू गेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द फॉरेस्ट। FAO 2004 found that 89% of forest in the industrialized countries have been under some from the management of, but only about 6% were in the developing countries. If 20% could be set aside, not only could be timber demand subsequently but made after zone established considerable। अच्छा, यहाँ पर बताया गया कि जो इनके फॉरेस्ट है उसको मतलब हमको जो टिम्बर के लिए हमको फॉरेस्ट का एरिया उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप बात करो, अगर आपने सभी ने सबसे वन ऑफ द हिस्ट साउथ की मूवी पुष्पा देखी होगी, जिसमें वो चंदन की लकड़ी की तस्करी करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो बस फॉरेस्ट को काटे हैं, फॉरेस्ट के रिसोर्स को काट रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें जो है फॉरेस्ट को टिम्बर प्रोडक्शन के लिए लार्ज से लार्ज एरिया होना रिजर्व करना चाहिए, और वहाँ पर टिम्बर लगाना चाहिए। टिम्बर मतलब लकड़ी होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। रूरल पीपल partly meet their needs of fire, wood, and small timbers by growing faster growing trees within the limit of the village, along the footpaths, roadside, alongside railway tracks, side roads, and or canals and streams, boundaries of the fields and empty sources. The aim of social forestry is to meet the needs of fuel, food, fruits, timber, and other.
तो ऑब्वियसली आपने गाँव में देखा होगा तो कि जो जो ऑब्वियसली रोड के किनारे, गाँव के भी रोडों के किनारे, इवन क्या इसलिए अभी शहरों में भी आ रहा है, जो गाँव के रोड के किनारे, रेलवे ट्रैक्स के किनारे जो लोग हैं वो पेड़ लगाते हैं, ठीक है। जो अगर बात करें, अगर आपके घर की चार दीवारी हो गई तो घर के, अगर आपके जैसे लाइक इतना इतना घर है, ठीक है, हमारे यहाँ तो इतना होता है, जैसे घर है उसके आगे जहाँ पर आंगन वगैरह है, आंगन के आगे एक दो थोड़े से ज़मीन के थोड़े से टुकड़े हैं, तो इसमें क्या करते हैं लोग, इधर अपने घर के लकड़ी इधर पेड़ लगा देते हैं अपने घर के बाउंड्री। इससे दो चीज़ होती है, एक तो फोर्टिफिकेशन हो गई, फोर्टिफिकेशन मतलब यहाँ से बाउंड्री बन गई, सेकंड नंबर है पेड़ भी ले जाते हैं, उससे उससे क्या होता है, जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं उनके जो हाउस होल्ड नीड्स है वो पूरी करते थे, टेम्पर के लिए भी यूज़ हो गया और ऑल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ है, जो जिसके लिए फॉरेस्ट चाहिए होता है, जो लकड़ी चाहिए होती है उससे वो भी नीड भी पूरी हो जाती है। ओके, सो ये होती है फॉरेस्ट, ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, इसको बोलते हैं। अगर आप पंजाब साइड या हरियाणा साइड की जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअली मैंने देखा था जब मैं गया था एक बार पंजाब की साइड, तो ऐसे ऐसे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म एरिया में, ठीक है, जहाँ पर रोड के किनारे रहते हैं, पूरे ऐसे ऐसे फॉरेस्ट की वजह लोगों से लगाए जाए, लोगों के द्वारा लगाए गए होते हैं। ओके, सो ये उनको बोलते हैं प्लांटिंग पाइन ट्रीज ऑन द स्टेप्स ऑफ स्लोप्स ऑफ माउंटेन। ओके, सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आएगा, जो ऑब्वियसली लास्ट में तो फॉरेस्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट होता है। सो इसके लिए मुझे आज भी याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, राइट, तो रैलियाँ निकालते थे हमारे स्कूल में, मतलब ये ना टाइम टू टाइम जब गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, तो हमारे स्कूल में, जब मुझे आज भी याद, जब मैं 5th 6th में पढ़ता था, तो जब हम रैली में थे तो एक नारा दिया गया था जो पेड़ों के लिए, फॉरेस्ट के लिए रिलेटेड था, बहुत अच्छे से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। नारा था कि कड़ी धूप है जलते पाँव, होते पेड़ तो मिलती छाँव। सो मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा मीनिंग है, अगर आपको समझ आएगा इसका मीनिंग तो कमेंट करें। और आई होप कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बार हम जब हम 8th में पढ़ते थे, जब 9th में पढ़ते थे, तो मुझे याद है कि हमारे स्कूल में हमारे क्लास टीचर ने हमको मतलब ऐसे तो बोलते हैं रेजोल्यूशन दिलाया था कि हम हर बर्थडे पे अपना पेड़ लगाते हैं। मुझे अभी आज भी अपना बर्थडे आता है, मैं अपने हर बर्थडे पे पेड़ लगाता हूँ। आई होप कि आप सभी इस एक अच्छी एक्टिविटी, जो एक अच्छी आदत है, इसको अडॉप्ट करें और हर बर्थडे पे कम से कम 1 से 2 पेड़ लगाएं। और ना केवल बर्थडे पे, आपका जब मूड हो तब पेड़ लगा सकते हो, जरूरी थोड़ी किसी बर्थडे का वेट करना। ओके, तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।